है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड सेकेंड इज बजटरी कंट्रोल। देन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग को रिप्लेस करके आया था, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो टेक्निक है वो फॉर्मुलेट की गई थी। देन इसमें स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है आपका बेंचमार्क, या आप इसको यील्ड स्टिक बोल सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं मेजरमेंट फॉर कंपैरिजन। तो ये क्या चीज़ है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने माइंड में पहले से ही स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं देन 5 स्टार होटल में ही रुकते हैं, और कभी ऐसी सिचुएशन रही, कभी ऐसा टाइम रहा या कुछ ऐसी कंडीशंस रही जिसकी वजह से आपको एक नॉर्मल होटल में रहना पड़ रहा है, तो अभी वहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं आपके मन में या आपके मुंह से यही निकलेगा कि ये मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आपने पहले से ही अपने माइंड में कुछ होटल्स को लेके स्टैंडर्ड सेट किए रहे। तो इसको अगर मुझे मीनिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन करना हो या लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? इट मीन्स अ बेंचमार्क और क्राइटेरिया यूज टू एनालाइज एंड कंपेयर एनीथिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा क्राइटेरिया आपने सेटअप किया हुआ है जिसके बिहाफ पे आप दो चीजों के बीच में क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, देन उसको कंपेयर कर रहे हैं। जब इन्हीं स्टैंडर्ड को हम कोस्ट में यूज करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड कोस्ट होते हैं। दैट मीन इसमें क्या है, इसमें हम प्री डिटरमाइंड कोस्ट ले रहे हैं जो बेस्ड है किसके ऊपर? टेक्निकली एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। एंड इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? इसमें आपका मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है जो आ रहे हैं, जिसमें आपने पहले से ही जो टाइम पीरियड है वो सिलेक्ट किया हुआ है, और जो वर्किंग कंडीशन है वो भी प्रिस्क्राइब्ड की हुई है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड कोस्ट क्या है। कोस्ट को लेके जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि ये आपकी प्री डिटरमाइंड कोस्ट है। जो हमारी CIMA यानी द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, उसने भी जो डेफिनेशन दी है स्टैंडर्ड कोस्ट को लेके वो है, इट इज अ प्री डिटरमाइंड calculation of how much cost should be under specified working condition। किसी भी वर्किंग कंडीशन के अंडर जो आपकी प्री डिटरमाइंड कैलकुलेशन की हुई है कोस्ट की, कि कोस्ट क्या होनी चाहिए, वो क्या है? आपकी स्टैंडर्ड कोस्ट। तो आपने इसमें ध्यान रखना है, एक तो प्री डिटरमाइंड कैलकुलेशन है कोस्ट को लेके, दूसरा शुड बी यानी क्या होनी चाहिए, कब? इन वर्किंग कंडीशन और सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है। देन इसके बाद अभी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या है? इसमें है आपका प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट। तो जो भी हमने स्टैंडर्ड कोस्ट किया है उस कोस्ट को जब आप यूज कर रहे हो, किस लिए यूज कर रहे हो? कंपैरिजन के लिए। अब कंपैरिजन किससे करोगे? जो आपने प्री डिटरमाइंड कोस्ट कैलकुलेट की है उसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ? एक्चुअल के साथ, कि एक्चुअल में क्या कॉस्ट आई है। देन उनको एनालाइज करोगे अच्छे से। देन एनालाइज करने के बाद जो आपका आएगा वो होता है वेरिएंस। क्या निकल के आएगा? आपका वेरिएंस निकल कर आएगा, और उस वेरिएंस के आने के कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉजेज रहते हैं, एंड वो फेवरेबल भी हो सकता है, वो अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो हमारी CIMA है यानी हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स है, उसने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी हुई है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके? इट इज द प्रिपरेशन एंड द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट एंड एनालाइज ऑफ वेरिएंस टू देयर कॉजेस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो ये क्या थी? इसकी डेफिनेशन थी। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किसी भी मटेरियल की, लेबर की या ओवरहेड की पहले से ही प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्यों निकालनी पड़ रही है, ताकि आप क्या कर सके? कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके, एंड प्रोडक्शन में आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सके कि कहाँ पर हमारी वीकनेस हो रही है, किस एरिया में हम काफ़ी पावरफुल हैं।
देन इसके अलावा क्या कर सकें, आप पहले से ही जो सिलेक्ट किया होता है प्री डिटरमाइंड आपकी कॉस्ट रहती है, देन एक्चुअल से जब कंपेयर करते हैं तो आपको डिफरेंसेस का पता लग जाता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, फेवरेबल भी है या नहीं है। देन इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, आगे प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी आप सिलेक्ट करने में हेल्पफुल रह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बहुत ही फ़ायदे रहते हैं। देन अभी कई बार क्या रहता है कि माइंड में कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जो बजटरी कंट्रोल है एंड जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि दोनों ही जो कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स में आते हैं। बट इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें स्कोप, एरिया या रिकॉर्ड, प्रिपरेशन, बहुत से डिफरेंसेस आप देखेंगे, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर मीनिंग की ही बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने क्या किया था, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट की थी, जिसमें जो वर्किंग कंडीशन है वो हमारी प्रिस्क्राइब्ड थी और जो टाइम पीरियड था वो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ था। देन बजटरी कंट्रोल में क्या रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ रहती हैं उन सबको लेकर बजट्स बनाए जाते हैं एंड उन बजट्स के बिहाफ पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रहती है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, कंपेयर करने के बाद देखा जाता है कि परफॉर्मेंस किस टाइप की रही, एडवर्स में रही या फेवरेबल रही या अनफेवरेबल रही, कैसी सिचुएशन रही। देन उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो क्या है, हमारी बजटरी कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बजट्स की बात कर रहे हैं। एंड हमारे स्टैंडर्ड्स में हम किसकी बात कर रहे थे, हम कॉस्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का कंसेप्ट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड्स है वो फिक्स किए जाते हैं ओनली फॉर अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के लिए फिक्स किए जाते हैं, इसीलिए इसे हम यूनिट कंसेप्ट भी कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। लेकिन बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं सबके लिए हम क्या करते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बारी आती है स्कोप की। स्कोप मीन्स एरिया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसा कि हमने बात किया कि हम एक ही डिपार्टमेंट लेते हैं, एक ही प्रोडक्ट लेते हैं, एक ही यूनिट लेते हैं, देन इसका जो एरिया रहता है वो नैरो रहता है। अभी क्यों नैरो है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ले रहे हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जबकि बजटरी कंट्रोल में क्या कर रहे थे, हम सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का ही बजट प्रिपेयर कर रहे थे। दैट मीन हम इसमें इंटरप्राइजेस को पूरा ही ले रहे हैं। देन इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये क्या है, वाइड एरिया है। बजटरी कंट्रोल का जो एरिया है वो क्या है, वाइड एरिया है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिलेवेंस विद रिकॉर्ड्स। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसका रिलेशन सिर्फ पोस्ट अकाउंट से रहता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो रिलेशन है वो कहाँ पर कंसर्न करता है, वो सिर्फ आपके पोस्ट अकाउंट से रिलेट करता है, पोस्ट अकाउंट से रिलेट करता है। और जबकि जो आपका बजटरी कंट्रोल रहता है इसका जो स्पेशल रिलेशन रहता है वो किससे रहता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से रहता है। तो फाइनेंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। किन बेसिस पर ये प्रिपेयर किया जाता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी किया था कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कुछ टेक्निकली इंफॉर्मेशन रहती है, उन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं। और जबकि जो बजटरी कंट्रोल रहता है इसमें जो हमारे पास्ट में हुए प्रिपरेशन है, जो हमने पास्ट में बजट्स बनाए थे, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं, देन उनको देखते हुए हम फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं उनको कंपेयर करके जो बजटरी कंट्रोल है उसको मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स की। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताया, इसका मेन मकसद क्या है कि जो हम डिज़ायर्ड एंड चाहते हैं कि हमें एंड में इतना मिले, उसको एस्टिमेट करने में, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहा है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं देन उसकी रेमेडीज़ हम मेज़र कर सकते हैं। और जबकि जो हमारे बजटरी कंट्रोल रहता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू मेंटेन द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इंटरप्राइज, कि इंटरप्राइज में हर एक डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं देन उसको सॉल्व करना, ताकि क्या हो सके जो हमारा डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ख़त्म हो सके। एंड ये जो है ये डिपेंड नहीं करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। जबकि जो हमारा
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहता है उसके ऑब्जेक्ट में हमारा बजटरी कंट्रोल जो है वो ज़रूर हेल्प करता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी। लास्ट इज पार्शली एप्लीकेबल। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आप पार्शली यानी थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। एक बार आपने जैसे सपोज करिए मटेरियल के लिए आपने कोई स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो एज इट इज़ कैरी ऑन होगा। लेकिन बजटरी कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो, इसे पार्शली एप्लीकेबल कर सकते हो सिचुएशंस को देखते हुए, या फिर जो भी फ्यूचर में मार्केट में कंडीशंस रहती हैं उनको देखकर आप क्या कर सकते हो, बजटरी कंट्रोल की जो टेक्निक है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। दैट मीन आप इसे पार्शली एप्लीकेबल कर सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो पार्शली एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो आई होप सो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। देन कई बार क्या रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम रिलेट कर देते हैं हमारी एस्टिमेट कॉस्टिंग के साथ। तो जैसा कि आप मीनिंग में भी देखते हैं, हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट लेते हैं या हम कहते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम वहाँ पे ले रहे हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट समझ लेते हैं कि हमने एस्टिमेट लगाया है, लेकिन वो एस्टिमेट नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा एस्टिमेटेड कॉस्टिंग से कैसे डिफरेंट है। तो फिर से हम मीनिंग की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने क्या लिया था, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ली थी, जिसे हम सिलेक्टेड टाइम में एंड जो वर्किंग कंडीशन हमें प्रिस्क्राइब्ड की है उसको लेते हुए क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, देन उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह रहे हैं। जबकि जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है वो क्या है, इसमें आप फ्यूचर कॉस्ट को पहले से ही इन एडवांस में ही प्री डिटरमाइन कर लेते हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आ रही थी एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भी आपकी प्री डिटरमाइंड आ रही है, बट इसमें आप क्या ले रहे हो, इसमें आप शुड भी ले रहे हो एंड इसमें आप विल भी ले रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप क्या कहते हो कि को ये कॉस्ट होनी चाहिए, जबकि आप एस्टिमेटेड में क्या कह रहे हो कि ये कॉस्ट होगी इन फ्यूचर, या मीन फ्यूचर की कॉस्ट को आप पहले से ही प्री डिटरमाइंड कर रहे हो। तो कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम यूज़ की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटेड कॉस्टिंग को कहाँ पर आप यूज़ करते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो इंटरप्राइजेस के रिकॉर्ड्स रहते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए आप यूज़ करते हो, और जबकि जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्टिंग रहती है ये स्टैटिकली नेचर की होती है। तो इसमें आप जितना भी आपका स्टैटिकल डाटा रहता है उसको मेंटेन करने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। देन सेकंड आता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है अगर उसे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, आपका कॉस्ट शुड भी होनी चाहिए। जैसा कि मैं मीनिंग में भी आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक्सप्लेनेशन में आप क्या कहेंगे कि कॉस्ट शुड, एंड एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में कॉस्ट विल बी, मतलब व्हाट वुड बी द कॉस्ट एक्चुअली, एक्चुअली में फ्यूचर में क्या होने वाली है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन, जो कॉस्ट है वो किस पर बेस्ड है, वो साइंटिफिक एनालिसिस एंड टेक्निकली नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। एंड अगर मैं एस्टिमेटेड कॉस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन की जाती है इमेजिनेशन पे, गेस वर्क पे, या हम कह सकते हैं हिट और ट्रायल मेथड पे। मतलब हम पहले से ही मार्केट में एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं। देन उसके बाद आता है कंपल्शन ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन की ज़रूरत रहती है या नहीं रहती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक बार हमने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिए रहते हैं वही हमारे एज इट इज़ चलते हैं। लेकिन जबकि हमारी जो एस्टिमेटेड होती है हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं, तो फ्यूचर में कई बार जो वो फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो कई बार जो सिचुएशन है वो अनफेवरेबल हो जाती हैं या चेंजेस हो जाती हैं। तो उन चेंजेस को देखते हुए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। देन उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि जो भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट रहती है एंड जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करके जो वेरिएंस है उसको फाइंड आउट करना, उसको एनालाइज करना, एंड देन क्या करना, रेमेडीज मेजर करना, कौन से हम रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं। और जबकि एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं,
हम डिसाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में, एंड जो हमारा फाइनेंशियल बजट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। देन इसके बाद आता है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बेस पे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है, आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से जब मेज़र करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है जज करना कि जो एफिशिएंसी है वो किस लेवल पर है। और जबकि हम जब एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो जज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर की जो सर्कमस्टांसिस है या सिचुएशंस है उसके लिए हम बिल्कुल ही अननोन रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। देन लास्ट में अगर मैं बात करूँ यूज़फुलनेस की, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो यूज़ किया जाता है इंटरनल कंट्रोल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एरिया है उसको कंट्रोल करने, क्योंकि बेसिकली इसका रिलेशन जो रहता है हमारे प्रोडक्शन के जो 3 फैक्टर्स रहते हैं, हमारा मटेरियल है, लेबर है, या फिर हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं, तो उसी से हम इसका रिलेशन रहता है। तो वहीं पर ये क्या रहती है, यूज़फुल रहती है। और जबकि एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है वो वाला मेथड यूज़ किया जाता है कि हम पास्ट के बिहाफ पे जो फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं उनको हम दोनों को जज करके एस्टिमेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मेथड है वो यूज़ किया जा रहा है। तो आई होप सो आप सबको समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटेड